लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 14 जी 14 कहता है कि जब बोनाफाइडली नेक नीति के साथ किसी रॉन्ग फोरम को अप्रोच किया जाता है तो वो लिमिटेशन पीरियड्स जो है अब वो उसमें एक्सक्लूड कर दिया जाता है टिल टिल कंक्लूजन या टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग, एंड ऑफ प्रोसीडिंग और सिंस इंस्टीट्यूशन से लेके टर्मिनेशन तक। इसकी बेर एक्ट की तरफ आते हैं। सेक्शन 14 कहता है जी एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोना फाइड इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। अब वो टाइम जो किसी ऐसी कोर्ट में स्पेंड हो गया हो, किसी दावे में, किसी अपील में, किसी एप्लीकेशन में, एक्सिक्यूशन पिटीशन में, इवन यहाँ सिर्फ दावे की बात नहीं करता, तो वो कहता है कि वो सारा टाइम 1 माह है, 2 माह है, 2 साल है, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये इसका अगर क्रॉस रेफरेंस में देखेंगे तो आपको सेक्शन 5 मिलेगा लिमिटेशन एक्ट का, और इसी तरह वो 14 की बात के अगर वो लेकिन उसमें कंडीशनैलिटी कुछ अटैच हैं कि कंडीशन प्रेसिडेंट ये है कि वो बंदा बोनाफाइड हो, उसकी कोई डेलिब्रेट एडवर्टेंट मिस्टेक ना हो, इनएडवर्टेंटली उसने गया हो या उसे फोरम का कन्फर्म ना हो। वो कहते हैं इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिफ हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलिजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग। अब वो कहता है पूरी नेक नीति के साथ वो डेलिब्रेट करके सोच समझ के जाता है, लेकिन गलती से गलत फोरम पे वो दावा दायर कर देता है या अपील दायर कर देता है या एप्लीकेशन दायर कर देता है, वेदर इन ए कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस। अब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस होता है वो कोर्ट जिसमें सबसे पहले प्रोसीडिंग या दावा इनिशिएट हो रहा है। तो क्या ये सिविल कोर्ट होगी फर्स्ट क्लास, या कोई हाई कोर्ट भी हो सकती है फर्स्ट इंस्टांस की, या सेशन कोर्ट हो सकती है। फर्स्ट इंस्टांस की उसमें बात की, इसमें हाई कोर्ट भी डायरेक्ट किसी की जुरिसडिक्शन रिज्यूम कर सकती है, सेशन कोर्ट भी कर सकती है और सिविल कोर्ट भी करती है। तो इसलिए फर्स्ट इंस्टांस की उसने बात की, किसी हाई कोर्ट सेशन कोर्ट की बात नहीं की। उसने कहा कि जहाँ ये दावा दायर होता है वहाँ से ही अगर ये गलत दायर हो गया गलत जगह पे तो वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। और इन ए कोर्ट ऑफ अपील, या दावा तो ठीक जगह पे दायर हुआ लेकिन आगे अपीलेट फोरम जो है वो गलती से गलत फोरम जो है उसका इंतखाब हो गया और गलत फोरम पे वो पिटीशन जो है वो दायर हो जाती है। अगेंस्ट द डिफेंडेंट शैल बी एक्सक्लूडेड, और ये एक्सक्लूड कर दिया जाएगा वेयर द प्रोसीडिंग इज फाउंडेड अपॉन द सेम काज ऑफ एक्शन। अब मजीद इसमें कंडीशन क्या है कि वही काज ऑफ एक्शन पे प्रोसीडिंग है एंड इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ इन ए कोर्ट विच फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन और अदर काज ऑफ लाइक नेचर इज अनएबल टू एंटरटेन इट। अब कोर्ट को क्या मतलब है, जुरिसडिक्शनल डिफेक्ट भी है और दूसरे वो कहता है कि कोई और लाइक नेचर का भी अगर उसे काज ऑफ एक्शन नहीं है या कोई और ऐसा इशू है तो फिर क्या है कि वो टाइम जो कंज्यूम हुआ है उस रॉन्ग फोरम पे गलत जगह पे वो कैलकुलेट नहीं होगा। 14 का 2 कहता है जी इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी एप्लीकेशन द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेशन हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग with due diligence another civil proceeding whether in a court of first instance or in a court of appeal against the same party for the same relief shall be excluded where such proceeding is prosecuted in good faith in a court which from defect of jurisdiction or other cause of action jurisdiction or other cause of like nature is unable to entertain it। अगर आप इस जस्ट इसको पढ़ेंगे और इसमें आपने एसेंशियल कुछ सवाल ही बनाने हैं तो बहुत सारे आपके सवाल आसानी से इसमें बन जाएंगे। कोर्ट को जुरिसडिक्शन नहीं है, कोई और डिफेक्ट है, गुड फेथ है, पार्टी वही है और वही उनके काज ऑफ एक्शन है, ये सारी चीज़ें इसकी हेडिंग में आएंगी। आगे जी
एक्सप्लेनेशन 1 की बात करते हैं, इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच ए फार्मर सूट और एप्लीकेशन वाज पेंडिंग, द डे ऑन विच दैट सूट और एप्लीकेशन वाज इंस्टीट्यूटेड और मेड एंड द डे ऑन विच द प्रोसीडिंग देयरइन एंडेड शैल बोथ बी काउंटेड। अब उसे पूरी तरह एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि जिस दिन से एप्लीकेशन गई और उस दिन से लेके जिस दिन से वो टर्मिनेट होती है, एंड होती है, वो सारा टाइम जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उसमें वो किसी 1 माह 2 माह 4 माह साल की बात नहीं, जितना भी टाइम है उसकी वो बात करता है कि वो क्या है कि एंड हो गई हैं, टर्मिनेट हो गई हैं, एक्सक्लूड ख़त्म हो गई हैं प्रोसीडिंग। एक्सप्लेनेशन 2 की बात करता है, फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन ऑफ प्लेंटिफ और एन एप्लीकांट रेजिस्टिंग एन अपील शैल बी डीम टू बी प्रोसिक्यूटिंग ए प्रोसीडिंग। अब वो डेफिनेशन बताता है कि कौन है। और 3 कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज और काज ऑफ एक्शन शैल बी डीम टू बी ए काज ऑफ ए लाइक नेचर विद द डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन। बहुत अहम है ये आपका 110 इम्प्लीडिंग। 110 क्या होता है? पार्टी को ट्रांसपोज करना, ऐड करना, डिलीट करना, ट्रांसपोज करना। और मिस ज्वाइंटर में भी सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 कहता है, इसका एक्सप्लेनेशन 3 कहती है कि क्या है कि वो जब पार्टीज़ को, वो भी अगर पार्टी को नहीं उसको ज्वाइन किया गया तो वो इसी तरह ही होगा। और उसके लिए भी लिमिटेशन, सपोज एक बंदे को डिफेंडेंट नहीं बनाया गया और वो डिफेंडेंट बनता है 4 साल बाद, तो लिमिटेशन उसके 4 साल बाद उसके ख़िलाफ़ लिमिटेशन जो है वो शुरू होगी जब वो पार्टी बन जाएगा। या वो पार्टी बनता है तो जब वो दावे में एज ए प्लेंटिफ भी पार्टी बनता है तो उस वक्त से उसके ख़िलाफ़ लिमिटेशन जो है वो शुरू होगी, अदरवाइज़ वो एक्सक्लूड। और ऐसे ही होगा कि जैसे एक रॉन्ग फोरम पे गया, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए बात करता है जी। चंद एक सेलिएंट फीचर्स इसके जी लिमिटेशन एक्ट के, वो कहता है जी प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ। पहली बात तो ये है कि गुड फेथ में होनी चाहिए, ठीक है जी। प्रोसिक्यूशन कोई मेलाफाइडी नहीं होनी चाहिए, नेक नीति से होनी चाहिए। इसके लिए जजमेंट है और ये एग्जॉस्टिव जजमेंट है 2015 SCMR 36। अगर आप याद रख लें तो अच्छी बात है। उन्होंने अभी लेटेस्ट बताया कि जजमेंट के अलहदा नंबर देते हैं अगर आप कोड करेंगे तो। और ये जजमेंट को अगर डिटेल में देखेंगे तो ये काफ़ी चीज़ों को कैटर करती है, गुड फेथ की, बोनाफाइडी और पार्टी की बात करती है, सेम काज ऑफ एक्शन की बात करती है, काफ़ी चीज़ों की बात करती है। अब वो कहता है जी नॉट डेलिब्रेट मिस्टेक विद ड्यू डेलिजेंस। अब पूरी डेलिजेंस से भी हो और उसकी डेलिब्रेट मिस्टेक भी ना हो। प्रोसीडिंग फाउंडेड आर सेम काज ऑफ एक्शन अगेंस्ट जी, जो पहले प्रोसीडिंग रॉन्ग फॉर्म पे चल रही है दोबारा भी वही काज ऑफ एक्शन हो। अगर वो काज ऑफ एक्शन बदल गई तो आप कोई भी जो प्लेंटिफ है या कोई पर्सन है उसका वो फ़ायदा नहीं ले सकता जो ऑलरेडी प्रोसीडिंग पेंडिंग है। वो कहता है जी, क्या कहता है, अगली बात करते हैं जी टाइम ड्यूरिंग विच कोर्ट्स होल्डिंग प्रोसीडिंग। अब ये भी है, जैसे हमने उसके एक्सप्लेनेशन की उसने बात की नीचे कि जब से बिटवीन इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, एप्लीकेशन और अपील वगैरह एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग, तो प्रोसीडिंग के एंड होने, दायर होने से एंड होने तक, प्रोसीडिंग इन अपील, इन केस ऑफ अपील द सेक्शन 14 ऑफ दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल। अब हमने 13 देखा था कि 13 जो है वो सिर्फ सूट पे एप्लीकेबल था। चूँकि वो सूट जब एक दफ़ा दायर हो जाता है तो उसके बाद वो डिफेंडेंट बाहर जाता है, नहीं जाता है किसी खास जगह पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ वो कहता है कि ये एप्लीकेबल है, एक्सिक्यूशन में भी एप्लीकेबल है, अपील में भी और एप्लीकेशन में भी एप्लीकेबल है। अब बोनाफाइडी मिस्टेक के बारे में एक और जजमेंट है 1972 SCMR 23। इसके अलावा भी बेशुमार जजमेंट है जो इस हवाले से सेक्शन 14 और 14 जो है लिमिटेशन एक्ट का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है।